हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री की सीरीज कर रहे थे, उसमें आज का हमारा जो है ये चैप्टर रहेगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और दूसरा जो चैप्टर वो रहेगा बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे जो पहला चैप्टर है वो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। यहाँ पर ये फरवरी 1905 में लंदन में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने जो भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से एक इंडियन ये होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। लंदन में की गई थी इसकी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा फरवरी 1905 में। ये मतलब इसकी जो डेट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में बहुत पूछी जाती हैं। और ये सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा जो है ये श्री वर्मा द्वारा जो है ये दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ही क्या हुआ था, ब्रिटेन में ये भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी थी। मतलब इसमें टॉपिक ही ये है कि जो मतलब भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी तो इसकी मतलब ये कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन में ये भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो आंदोलन था इसकी नींव पड़ी थी वहाँ पर ब्रिटेन में। तो ये ब्रिटेन को याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना ये हुई थी 21 अप्रैल 1913 को। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को ये जो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। मतलब भारत की जो पराधीनता थी उसको ये स्वतंत्र अंग्रेजों से, भारत जो भी था मतलब अंग्रेजों के जो पराधीन था तो उसको स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो अमेरिका और कनाडा में जो भी मतलब भारतीय थे उनके द्वारा गठित किया गया था। ये गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को जो भी अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय थे उनके द्वारा इसको गठित किया गया था। और इसका जो इस पार्टी का मुख्यालय था तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अमेरिका की ये सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। वहीं पर 1913 में ये सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ ये हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था थी, इसकी स्थापना की थी कब, 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा। एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था। और इस संस्था ने जो ये गदर नामक एक अखबार निकाला था। ये अखबार जो था तो ये गदर नामक ये इसी संस्था ने निकाला था, और जिससे इस संस्था का नाम भी जो क्या है ये गदर पार्टी पड़ गया था। और लाला हरदयाल इस संस्था के जो है मतलब पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के जो ये पथ प्रदर्शक थे। और गदर पार्टी के सदस्यों में जो शामिल थे वो थे कौन, रामचंद्र, और शामिल थे यहाँ पर रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, ये राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद और करतार सिंह सराभा तथा पंडित ये कांसीराम प्रमुख थे। ये सभी गदर पार्टी में शामिल थे। तो इनके नाम मतलब एक बार माइंड में रखिए। तो अगर जो मैचिंग में पूछा जाता है कि गदर पार्टी से किसका संबंध था तो वहाँ पर जो है आप मतलब कर पाएंगे आंसर। और ये राजा महेंद्र प्रताप जो थे इन्होंने अपने सहयोगी ये बरकतुल्ला के साथ जो प्रथम महायुद्ध के दौरान जो कि कहाँ पर 1915 में काबुल जो कि अफगानिस्तान में भारत की ये प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था इन्होंने। इसमें जो ये राजा महेंद्र प्रताप थे ये स्वयं राष्ट्रपति तथा ये कौन जो ये बरकतुल्ला थे ये प्रधानमंत्री थे। और मैडम जो ये कामा थी इनका जन्म ये 24 सितंबर 1861 को हुआ था। और इनके ये जो माता पिता थे तो ये पारसी थे। मैडम कामा के ये जो माता पिता थे तो ये पारसी थे। और सोराबजी फ्रामजी पटेल इनके पिता थे तथा जयजी बाई सोराबजी जो थी वो इनकी माता थी। और इनका विवाह तो ये रुस्तम के यार कामा से हुआ था जो कि वकील और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ये मैडम कामा जो थी तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के महान मतलब अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की सचिव के रूप में ये सेवा इन्होंने की थी। मैडम कामा जो थी तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में ये दादा भाई नौरोजी की सचिव के रूप में मतलब रही थी। और भीकाजी रुस्तम कामा ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक भी थी। इनका मतलब ये पूरा नाम था क्या, भीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में भी क्रांतिकारी मतलब ये क्रांति का संचालन किया था। कहाँ पर, यूरोप और अमेरिका में। और वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट ये जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी कांग्रेस में भी भाग लिया था भीकाजी रुस्तम कामा ने। और इन्हें जो है ये प्रथम भारतीय इन्होंने जो है जहाँ मतलब इन्होंने ये प्रथम भारतीय झंडे को भी फहराया था।
कहाँ पर ये पहली बार मतलब झंडा फहराया गया था, कहाँ पर, स्टुगार्ट जर्मनी में। ये मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। और इसकी जो है मतलब इसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं बीडी सावरकर और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से की थी। ये जो झंडा मतलब इन्होंने ये प्रथम भारतीय झंडा फहराया था यहाँ पर स्टुगार्ट जर्मनी में, इसको ये डिजाइन भी इन्होंने स्वयं ही किया था मैडम भीकाजी कामा ने। इसीलिए इन्हें जो है ये भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। और इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा ये उधम सिंह को फांसी दी गई थी। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी इन्होंने, ये मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, तो इनको फांसी दी गई थी। और मदन लाल ढींगरा जो थे तो इन्हें मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को ये लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा ये जो थे डॉक्टर कावास ललक्का को गोलियों से इन्होंने भून दिया था। इसी कारण जो है उन्हें ये फांसी की सजा दी गई थी। और उधम सिंह जो थे तो ये जलियांवाला बाग मतलब हत्याकांड जो हुआ था इसके अप्रत्यक्ष रूप से ये जिम्मेदार थे उधम सिंह। और तत्कालीन पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, ये लंदन में यहाँ इन्होंने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, ये लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। और कामागाटा मारू जो ये हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ये कामागाटा मारू बहुत पूछा जाता है क्या था, तो ये हांगकांग से जो है कनाडा की यात्रा पर एक निकला हुआ जलपोत था, जिसे जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की गुरदीप सिंह ने जो है इसे किराए पर लेकर के और उसमें क्या किया था, इन्होंने 376 यात्रियों को बैठाया था। और ये कनाडा के बंदरगाह से ये वैंकूवर की ओर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्या था, जो ये कनाडाई पुलिस थी उन्होंने मतलब इनको जाने नहीं दिया था। और वहाँ पर ये कनाडाई पुलिस जो थी उन्हें ये भारतीय यात्रियों को वहाँ से घेराबंदी कर ली और ये उस देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। और वहीं से इनको जो है मतलब वापस भी भेज दिया गया था। ये आगे देख लेते हैं। यहाँ पर यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए इसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा ये सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ था। और ये अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद और ये सोहन सिंह ने भी जो है यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। और ये कामागाटा मारू जो जहाज के बजबज कहाँ पर कलकत्ता पहुँचने पर ये क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष भी हो गया था, जिसमें ये लगभग कितने 18 यात्री मारे गए थे और तथा ये 202 जो यात्री थे इनको जेल में डाल दिया गया था। और इनमें से रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। ये जो रास बिहारी बोस जो थे तो ये जापान में रह रहे थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर ये विचार विमर्श हेतु इन्होंने जो है कहाँ पर, टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। और 14 जून से लेकर के 23 जून तक ये 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में जो है इसको ये विधिवत रूप प्रदान किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया था इसमें। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये जो सम्मेलन किया गया था बैंकॉक में, इसी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ किया था किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और यहीं से एक ये समाचार पत्र था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से कहाँ, पेरिस और लास्ट में कहाँ, जेनेवा चले गए थे। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पर की थी? लंदन में। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1905 में लंदन में। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ ये पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे क्या हुआ था, इस संस्था का भी लास्ट में नाम जो है गदर पार्टी पड़ गया था। और ये लाला हरदयाल इसके जो है मतलब पथ प्रदर्शक थे।
क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब सोहन सिंह भाकना का ऑप्शन में नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर लाला हरदयाल होगा आंसर। यदि जो है यहाँ पर ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना का नाम दिया होता तो राइट आंसर जो है सोहन सिंह भाकना ही होता। देखेंगे नेक्स्ट निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन जो है हर जगह यहाँ पर ऑप्शन में लाला हरदयाल ही दिया है। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी कब? 1913 में। नेक्स्ट है गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी के नेता थे कौन? लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो ये की थी किसने? सोहन सिंह भाकना ने। सोहन सिंह भाकना ने एक गदर आंदोलन था, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो ये थे कौन? सोहन सिंह भाकना। पहले जो थे ये सोहन सिंह भाकना थे। ये अभी एक्सप्लेन इसकी देख चुके हैं, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, बताना गदर पार्टी के साथ कौन सक्रिय रूप से जुड़ा था? गदर पार्टी के पास योगेश चंद्र चटर्जी नहीं जुड़े थे, वारिंद्र कुमार घोष नहीं जुड़े थे कौन? रास बिहारी बोस। ये योगेश चंद्र चटर्जी किससे? काकोरी कांड से जुड़े थे। और ये वारिंद्र कुमार घोष जो थे तो ये अलीपुर बम कांड के में अभियुक्त थे। बाकी ये जो रास बिहारी बोस हैं ये गदर पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? गदर पार्टी से बताना है कौन से संबंधित नहीं थे। तो संबंधित थे लाला हरदयाल, बरकतुल्लाह संबंधित थे, पंडित रामचंद्र संबंधित थे, बाकी खुदीराम बोस जो हैं ये नहीं संबंधित थे गदर पार्टी से। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को ये पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी, और इसे अमेरिका एवं कनाडा में जो है बसे भारतीयों के द्वारा इसको गठित किया गया था। जो भी मतलब जो भारतीय थे अमेरिका और कनाडा में जो बसे थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पार्टी का मुख्यालय ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसमें ये लाला हरदयाल की मुख्य भूमिका थी। और गदर पार्टी से संबंधित थे रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा ये पंडित कांशीराम इसमें प्रमुख थे। और जबकि ये 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर जो बम फेंका था उसमें क्या हुआ था? ये दुर्भाग्य से मतलब बच गया था। और दुर्भाग्य से जो ये हमदर्दी रखने वाले इन आंदोलनों से थे, राष्ट्रीय आंदोलन से, मिस्टर कैनेडी और की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। तो इस घटना के बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। और जबकि ये खुदीराम बोस जो थे तो इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। और फांसी की समय जो है मतलब ये सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता से मतलब ये सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी मात्र 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन आयु थी। तो यहाँ पर जो है ये इनको मतलब इसकी स्थापना जो है गदर पार्टी की हुई थी 1913 में। और इनको जो है कब? 1908 में ही फांसी हो चुकी थी। तो इनको जो है इसकी स्थापना से पहले फांसी दी जा चुकी थी। देखेंगे नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ये कहाँ पर? यूएसए में हुई थी। नेक्स्ट है गदर क्या था? तो यहाँ पर जो है गदर क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में था। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर, जो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। देखेंगे नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। देखेंगे नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो इनका आधार स्थल जो था तो ये था कहाँ पर? पश्चिमी अमेरिका में। कहाँ पर? पश्चिमी अमेरिका में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो ये आधार स्थल था तो ये उत्तरी अमेरिका में था। और मुख्य देश ही संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। और ये सैन जो है फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से हो तो जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य तौर पर यहाँ पे मतलब ये क्या है? जो अमेरिकी महाद्वीप है इसको 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ये पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा जो ये मतलब मध्य अमेरिका और तीसरा ये दक्षिणी अमेरिका। इसमें 3 इनको मतलब ये सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है अमेरिका को।
नेक्स्ट है गदर पार्टी, ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये गदर क्रांति जो है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ये प्रथम जो है महायुद्ध शुरू हो चुका था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे और वर्ष 1914 में अचानक ये छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया था, ये भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया था, उन्हें मतलब उद्वेलित किया था। और ये समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। तो उनके लिए एक ये मौका था कि इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया था। और उत्तरी अमेरिका में ये गदर क्रांति कार्यों और भारत में लोकमान्य तिलक यानी बेसेंट और जो है उनके मतलब स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया था। और गदर क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र ये संघर्ष जो ये सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से क्या किया था, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। मतलब यहाँ पर ये था, इसको हम जो है किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या था, जब ये प्रथम विश्व युद्ध मतलब हुआ था तो यहाँ पर जो ये भारत था तो ये ब्रिटेन का मतलब सहयोग कर रहा था इसमें। ये मतलब ब्रिटेन का सहयोग इसलिए कर रहा था कि जो है जब भी मतलब ये विश्व युद्ध जो है, ये प्रथम विश्व युद्ध तो ये समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है मतलब जो भी ब्रिटेन जो है भारतीयों के लिए अपनी कुछ मतलब पॉलिसी वगैरह बदले और कुछ उनको जो है मतलब प्रशासनिक पदों पर उनका प्रशासन में उनका जो है थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाए। तो इस कारण जो है ये क्या था, ये मतलब जो भी ये भारतीय थे तो ये ब्रिटेन का सहयोग कर रहे थे यहाँ पर ये प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन ये मतलब एक बहुत बड़ा अपने आप में खुद टॉपिक है, इसको किसी अलग वीडियो में देखेंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी किसने? महेंद्र प्रताप ने। किसने? महेंद्र प्रताप ने की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जो है अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला जो थे ये प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट्स कौन थे? ये प्रेसिडेंट्स थे तो राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये बनी थी कहाँ पर? अफगानिस्तान में। देखेंगे नेक्स्ट है जर्मनी के समर्थन में काबुल में ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अफगानिस्तान में। लेकिन यहाँ पर जो है अफगानिस्तान का कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। भीकाजी रुस्तम कामा को देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भीकाजी रुस्तम कामा एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने जो है ये यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने ये प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की और ये 30 वर्षों तक पेरिस में मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही थी। और वर्ष 1936 में ये 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट कर आई और वहाँ यही उनका जो है मतलब देहांत हो गया था और ये भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैडम भीकाजी जो है कामा से संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल जो है मतलब पहला इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। करेक्ट है। मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं, ये मतलब ये इनके जो है माता पिता जो थे पारसी समुदाय के थे और यहाँ पर ये जो है मतलब ये एक जो है ये इनके पिता जो थे तो ये वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। और मैडम कामा जो थी तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के ये महान अग्रणी भारतीय नेता जो मतलब थे दादा भाई नौरोजी, इनकी सचिव रही थी। और यहीं पर इन्होंने ये यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी और इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन जो हो रहा था, ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें इन्होंने भारतीय स्वाधीनता का ये मतलब जो सर्वप्रथम झंडा था इसको लहराया था। और यह फहराया गया झंडा मतलब कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः यहाँ पर ये जो मतलब पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि यहाँ ये मतलब जर्मनी में हुआ था, आयोजित हुआ था, ये ना कि पेरिस में।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। किसको? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस महिला ने ये भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ये फहराया था किसने? भीकाजी कामा ने। किसने? भीकाजी कामा ने फहराया था। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ये फहराया था कहाँ पर? स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये कहाँ पर? स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो यहाँ पर ये मिली थी मदन लाल ढींगरा तथा ये उधम सिंह दोनों को। ये इन्होंने मतलब अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी दी गई थी। ये मदन लाल ढींगरा जो थे, इन्होंने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो बैठक हुई थी, इसमें ये भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली तथा ये काबाशा ललक्का को गोलियों से इन्होंने भून दिया था और इसमें इनको मतलब फांसी हुई थी। और उधम सिंह जो थे, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसकी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। और ये जो तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इस कारण जो है इन्हें भी मतलब फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये किसको मारा था? ये मारा था जनरल डायर को। किसको? जनरल डायर को। ये मतलब मारा था इन्होंने किसको? इनका जो है जिनको मारा था, तो ये यहाँ पर ये माइकल ओ डायर को मारा था, ना कि जनरल डायर को। मतलब माइकल ओ डायर को मारा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। किसको? मदन लाल ढींगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैडम भीकाजी कामा ये मैडम भीकाजी कामा, यम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और ये यमन राय में क्या बात समान थी? यहाँ पर पहला ऑप्शन है यहाँ पर ये सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें यम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है वे सभी प्रमुख अधिकारी, ये मतलब ये सभी जो है प्रमुख क्रांतिकारी थी और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बात हो रही अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना, तो ये की थी किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। और ये देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। और विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था जो इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। और इस संस्था के ये जो है सदस्यों में प्रमुख रूप से थे कौन? विनायक दामोदर सावरकर, PM बपत तथा ये लाला हरदयाल जैसे ये मतलब सभी क्रांतिकारी जुड़े थे इससे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो है कामागाटा मारू क्या था? तो ये जो है कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसमें क्या था? ये भारत के ये गुरदीप सिंह थे, इन्होंने इसको किराए पर लिया था और इसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा की बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन यहाँ पर क्या था? तट पर पहुँचने के बाद जो कनाडाई पुलिस थी, उन्होंने इनको घेराबंद कर लिया और जो है मतलब देश में प्रवेश करने से इनको रोक दिया था। नेक्स्ट है कामागाटा मारू प्रसिद्ध है ये एक जलपोत के नाते, ये एक जलपोत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो इससे संबंधित थे कौन? बाबा या गुरदीप सिंह। ये गुरदीप सिंह जो है इन्हीं को मतलब यहाँ पर ये गुरदीप सिंह लिख दिया गया, गुरदीप सिंह है। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है ये जलपोत था। ये जलपोत था और ये 1914 में जो है हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। बाकी वहाँ पर इनको जो है प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उनके। तो सबसे पहले हुई थी गदर पार्टी की स्थापना,
फिर उसके बाद हुआ था बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था और सबसे बाद में ये चटगांव जो है शस्त्रागार छापा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इनकी सबकी डेट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1913 को और बर्लिन में ये इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ये की थी किसने? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस जो ये जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। इन्होंने 28 से लेकर 30 मार्च 1942 के दौरान ये राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु क्या है टोक्यो में ये भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। ये 14 से लेकर 23 जून 1942 की जो बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया था और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें निमंत्रित किया गया था और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर जी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को, जो कि बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था और इसी संबंधित है ये स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर ये जो बंगाल विभाजन हुआ था तो मतलब अंग्रेजों की एक ये पॉलिसी थी कि बंगाल का विभाजन जो करने का मतलब उनका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर ये बंगाल मतलब बहुत शक्तिशाली उस टाइम हुआ करता था सभी दृष्टि से जो है, मतलब राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए या आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से, तो बंगाल उस समय जो है मतलब बहुत शक्तिशाली जो है था। तो इसलिए इसकी जो है मतलब शक्ति को दुर्बल करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि जो है इसका विभाजन कर दिया जाए और वहाँ पर उन्होंने तर्क ये दिया था कि जो है मतलब ये एक अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा इसका है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये इसका प्रशासन करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसको मतलब 2 भागों में डिवाइड करके इसको जो है अच्छे से प्रशासित किया जा सके, उन्होंने तर्क ये दिया था। लेकिन उसका मतलब इनका जो है मुख्य उद्देश्य बंगाल विभाजन का यही था कि इसकी जो है शक्ति को दुर्बल किया जा सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी तो ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी तो उसने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें ये स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। तो ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का मतलब निर्णय की घोषणा की जाती है और 7 अगस्त 1905 को ये स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा हो जाती है। इसमें क्या था, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी के बाद से बंगाल के ये विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है तो ये औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था और उसके बाद ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था। पहले इसकी घोषणा की जाती है 20 जुलाई 1905 को। जैसे ही घोषणा 20 जुलाई 1905 को की जाती है उसके बाद ये 7 अगस्त 1905 को ही जो है ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है। ये बंगाल विभाजन जो है प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये सभी डेट मतलब याद रखिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा मतलब की जाती है पहले और ये प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। जिस दिन से ये प्रभावी होता है उस दिन से पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है उस दिन को, कि ये 16 अक्टूबर जो है 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। और बंगाल के बाद ये जो विभाजन के बाद मतलब बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। इसको ये विभाजित करके पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। जो ये पूर्वी बंगाल था इसमें असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था उसमें असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया था जिसमें ये राजशाही, चटगांव, ढाका ये सभी सम्मिलित थे और इसका जो है मुख्यालय ये ढाका में था। जो कि मतलब अब कमेंट बॉक्स में बताइए जो है किसकी कैपिटल है ढाका, क्योंकि कभी कभी जो है उसमें मैचिंग में कैपिटल भी पूछ देता है। तो जिसका मुख्यालय जो है ढाका में था। और विभाजन के जो दूसरे भाग में था, ये जो दूसरा भाग था इसमें पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा और बिहार सम्मिलित थे। बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से लेकर 1905 तक मतलब रहे थे, इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड कर्जन का, इनके कार्यकाल में ही हुआ था। तो ये मतलब बंगाल विभाजन के समय जो है शासनकाल किसका था, लॉर्ड कर्जन का था।
सर एंड्रयूज हेडरसन जो थे तो ये लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से लेकर के 1908 तक के जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और ये बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे तो ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे तो ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और ये ईस्ट तथा वेस्ट सभ्यता के ये मतलब मध्य बेहतरीन समन्वय संबंध करने के समर्थक थे। इनका मानना था कि पश्चिम ने जो मतलब पूर्व को समझने में गलती की है, दोनों के बीच जो है सामंजस्य का मूल कारण बन गई है। इन्होंने मतलब ये एक तर्क दिया था कि जो है पश्चिम ने पूर्व को समझने की मतलब गलती की है, दोनों के बीच जो है सामंजस्य का कारण बन गया है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। एक बंगला पत्रिका थी संजीवनी, इसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका को जो है ये 13 जुलाई के 1905 का जो अंक था, ये सर्वप्रथम इसमें सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। मतलब जो भी ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए भारतीयों को, और शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से मतलब सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। और उनके सुझाव का समर्थन जो है ये बागेरहाट जो कि जिला खुलना की ये 16 जुलाई 1905 की जनसभा के द्वारा किया गया था। आइए बात करेंगे यहाँ पर। ये ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वही बात है कि मतलब उन्होंने प्रशासनिक सुविधा बताया था इसका कि मतलब इतने बड़े जो है क्षेत्र का, क्योंकि बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत जो है शक्तिशाली भी था, तो उन्होंने बताया कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन जो है हमसे नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका जो है इसको डिवाइड करके इसको जो है अच्छे से प्रशासित किया जा सके। परंतु जो है उनका वास्तव में मुख्यतः मतलब मुख्य कारण ये था कि जो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि है इसको दुर्बल किया जाए। मतलब शक्ति जो है उसको किसी भी चीज़ को जो मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसकी शक्ति जो है क्या है कम हो जाएगी। ये तत्कालीन वायसराय उस समय के थे लॉर्ड कर्जन। इनके अनुसार जो है ये अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को जो है सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था और एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से बंगाल एवं पूरे देश में ये कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। और मतलब ये जो साजिशें रची जाती थी, और ये स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन ही था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो इसका तात्कालिक कारण जो था ये बंगाल विभाजन ही था। और इसके जो मतलब मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे तो वो अरविंद घोष थे, लोकमान्य ये बाल गंगाधर तिलक थे और ये बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु इसमें हुआ क्या था कि उदारवादी गुट जो थे इसके विरुद्ध थे। ये जो स्वदेशी आंदोलन था तो इसको ये संपूर्ण देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उदारवादी गुट जो है ये इसके विरुद्ध हो गए। और बंगाल से प्रारंभ हुआ ये स्वदेशी आंदोलन जो था, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में विशेष करके जो बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में ये सैयद जो हैदर रजा थे इन्होंने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले जो थे इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय ये आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त जो थे तो इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अश्विनी कुमार दत्त ने ये इसका मतलब जन समर्थन के लिए जो स्वदेशी आंदोलन था। और इस आंदोलन जो था स्वदेशी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से लिया था, लेकिन तो वहीं पर क्या था, जो किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय थे वे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। महिलाओं ने तो इसमें भाग लिया था, लेकिन जो है ये किसान और बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय था वो इससे मतलब अलग थलग रहा था, उसने इससे दूरी बनाए रखी थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही ये वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। और ये ब्रिटिश पत्रकार जो थे एच.डब्ल्यू. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे एच.डब्ल्यू. नेविंसन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक ये भारत में रहकर के मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा ये डेली क्रॉनिकल के लिए है रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने जो है ये इस रिपोर्ट को कहाँ पर द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में इन्होंने संपादित किया था। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे तो ये उन्होंने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई
ये गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर के क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी इन्होंने। किसने? ये अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ये दोनों भाई थे, इन्होंने मिलकर के 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। जिसके द्वारा यहाँ पर क्या था, जिसके द्वारा ये प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और उन्हें जो है आधुनिक मतलब भारतीय कला में नई चेतना मिली थी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश में उसके बाद फिर दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन हुआ था। 1911 में ये ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और महारानी मैरी जो थी, तो ये भारत आते हैं। उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को ही ये सम्राट ने बंगाल विभाजन जो हुआ था इसको रद्द घोषित कर दिया गया था। ये बंगाल विभाजन था तो दिल्ली दरबार में इसको रद्द घोषित कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद यहीं पर इसके साथ ही जो है किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया था। पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और इनके मतलब भारत आगमन के बाद जो है दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई और घोषणा के अनुरूप ही बंगाल को क्या है एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और इसमें उड़ीसा तथा बिहार जो कि वर्ष 1912 में ये इनको अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। ये बिहार तथा उड़ीसा जो थे ये अलग प्रांत बन गए और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति कब थी 1874 में थी तथा सिलहट को उसमें जोड़ दिया गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। बाकी ये सभी घटनाएं जो है पहले हो चुकी थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये सर्वप्रथम 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की दी थी और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे तो ये 1798 से लेकर ये 1805 में ये भारतीय अंग्रेज मतलब ये राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए इन्होंने ये सहायक संधि मतलब प्रणाली शुरू की थी। और लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 के समय अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु ये हड़प नीति मतलब लाए थे और सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो ये बंग भंग विरोधी आंदोलन जो था तो ये 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश सरकार जो थी इसने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और 7 अगस्त 1905 को ये कलकत्ता के टाउन हॉल में ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। और इसी के बाद से जो है बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से मतलब एकजुट होकर यह प्रारंभ हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 को जो ये बंगाल का विभाजन था तो ये प्रभावी हो गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 जो ये मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ये प्रसिद्ध है बंगाल के विभाजन के लिए। इस दिन जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था इसी दिन से 16 अक्टूबर 1905 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी कब? ये हुई थी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और ये प्रभावी होता है अक्टूबर से। देखते हैं नेक्स्ट है 1905 को बंगाल का विभाजन जो है ये किस वायसराय ने किया था? तो वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन, जिनका कि शासनकाल रहा था कब? 1899 से लेकर 1905 तक। और ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन मतलब ये घोषणा इसकी की गई थी और ये प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 से। और वहीं पर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था इसमें बंगाल विभाजन जो है इसको निरस्त करने की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे, वो थे कौन? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर थे।
इन्होंने वर्ष 1903 से लेकर 1908 तक ही बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और बंगाल विभाजन 1905 की योजना में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसमें बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ये बंगाल के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये स्टेटमेंट दिया था किसे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विषय में कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा ये पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, आर्यन टैगोर। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और इनकी ये सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका ये बांग्ला पत्रिका थी एक संजीवनी, इसके संपादक थे ये। और इन्होंने 13 जुलाई 1905 के अंक में ये मतलब बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसको अपनाया गया था 1905 को। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को यह राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 को अपनाया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो ये बंगाल की राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के उद्देश्य से किया गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये ब्रिटिश सरकार ने उसका उद्देश्य तो प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में जो इसका मतलब कारण था तो इसकी राष्ट्रवाद की जो शक्ति थी उसको दुर्बल करना था। और ये कर्जन जो थे इनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को मतलब सिंहासनच्युत करना था तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था तथा एक ऐसे केंद्र को मतलब समाप्त करना था जहाँ से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो है संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। क्योंकि मतलब बंगाल ही एक ऐसा जो है मतलब ये केंद्र था जहाँ से मतलब ये क्या था, जहाँ से ये कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और जहाँ से मतलब ये भारतीय जो भी थे ये अपनी मतलब सभी गतिविधियाँ संचालित करते थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम किए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था बायकाट आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बाकी असहयोग आंदोलन तो बहुत मतलब आगे हुआ था, और ये राष्ट्रीय शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी असहयोग आंदोलन तो हुआ था आगे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और यहीं पर जो है इसका विरोध मतलब ये शुरू कर दिया गया 7 अगस्त 1905 को। और कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। वहीं से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, जिस दिन से उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने गंगा नहाई और जो है एक मतलब राखी दिवस के रूप में एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। और ये राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की जो अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए सब मतलब किया गया था। और टैगोर के ये शांति निकेतन के तर्ज पर यहाँ पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और बहुत कम समय में जो है पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया था। और स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न ये राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। और यहाँ पर ये जो कांग्रेस ने भी मतलब अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन संबंधी 4 प्रस्ताव पारित किए थे। और यहीं पर ये बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। और वर्ष 1920 की ये नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी की असहयोग ये प्रस्ताव को पेश किया था। तो ये मतलब हुआ था 1920 में, ये अभी थोड़ा आगे चल के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जो है किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है आंदोलन थे। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था?
तो ये जो शुरू हुआ था होने वाला आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन था। देखेंगे नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। इसका तात्कालिक कारण था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये जो किया गया बंगाल का विभाजन था, यही इसका तात्कालिक कारण था कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है बंगाल 1905 ईस्वी को विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में यह दोबारा विभाजित हुआ था। ये दोबारा विभाजित हुआ था कब? 1911 में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत आगमन होता है। उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और यहीं पर दिल्ली दरबार में ही 12 सितंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और साथ ही क्या है, कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी और इस घोषणा के अनुरूप ही बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया, जिसमें उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बना दिया गया, जैसा कि उसकी स्थिति कब? ये 1874 में थी और सिलहट को उसमें जोड़ दिया गया। मतलब कुल मिलाकर इनकी जो है मतलब इनकी पॉलिसीज वही रही कि बिहार तथा उड़ीसा जो था इसको मतलब अलग प्रांत बना दिया गया एक, और ये असम को भी अलग बना दिया गया जिसमें जो है सिलहट को जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो मतलब पॉलिसीज रही तो ये विभाजन वाली ही इनकी रही। नेक्स्ट है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था। तो ये बना रहा था जब तक ये सम्राट पंचम मतलब ये दिल्ली 1911 के ये शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को ये जो है मतलब यहाँ पर निराकृत किए जाने तक। जीबीएस दिल्ली दरबार होता है 1911 में, उसमें ये शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को इसमें निराकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया था कब? 1911 में। नेक्स्ट है भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। इसको 1911 में फिर से एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था किसने? चिदम्बरम पिल्ले ने। बंगाल से प्रारंभ हुए जो स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और ये लाला हरदयाल राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले जो थे इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो ये सैयद हैदर रजा ने किया था दिल्ली में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में जो मतलब मुख्य रूप से अप्रभावित रहे थे। तो इसमें महिलाएं तो मुख्य रूप से जुड़ी थी, बाकी कृषक और जो ये मुसलमान थे ये मुख्य रूप से इससे दूरी बनाए रखी थी इन्होंने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और ये आगे यहाँ पर देखनी है, कई बार देख चुके हैं। इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जो है जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त थे, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशियों बहिष्कार का ये प्रचार किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था और जो ये किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था इन्होंने इससे दूरी बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। वंदे मातरम ये बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। यहीं पर ये लोगों ने मतलब उपवास वगैरह रखे थे। ये 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन से ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, वहीं पर घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने मतलब उपवास रखे और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाले। सवेरे जत्ते के जत्ते लोगों ने गंगा स्नान किया, फिर सड़कों पर ये वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे थे और एक दूसरे की मतलब हाथों में इन्होंने राखियां बांधी थी। ये सब इसलिए हुआ था कि जाके अंग्रेज मतलब उनकी एकता को जान सके और वो उनको समझ में आ सके कि उनकी एकता में वे दरार नहीं डाल सकते हैं। ये सब अंग्रेजों को जताने के लिए किया गया था भारतीयों के द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के ये जो चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट यहाँ पर नहीं है।
चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला है, लियाकत हुसैन ने वारीशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। यहाँ पर यही वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। वारीशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों के नेतृत्व में उनका मतलब ये किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व जो है ये किया था किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने किया था? अश्विनी कुमार। जो वारीशाल के मुस्लिम किसान थे इनका आंदोलन में उनका नेतृत्व जो किया था तो ये किया था अश्विनी कुमार दत्त ने, ना कि जो किया था किसने? लियाकत हुसैन ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के ये स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में जो है मतलब इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। बिल्कुल करेक्ट है, कुछ विशिष्ट मुसलमान जो थे जो इसमें शामिल हुए थे। बी है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। बिल्कुल करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो मतलब अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था। क्योंकि पूछा जा रहा है जो सही नहीं है वही पूछा जा रहा है। ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा था बल्कि इसको जो है क्या पूरे देश में मतलब इसका प्रचार प्रसार किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। दूसरा यहाँ पर भी करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट है, पहला और जो है दूसरा, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस की दौरान जो है ये सूती वस्त्र आयात में लगभग कितने 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग ये 68% की कमी आई थी तथा जो ये हथकरघा उद्योग, ये रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा आदि को इसमें व्यापक प्रोत्साहन मिला था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में ही ये राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविंसन जुड़े थे। ये जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये जुड़े थे कहाँ? किससे? स्वदेशी आंदोलन से। और इन्होंने बाद में ये जो है बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक के रूप में इसको संपादित किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन तथा ये मतलब प्राचीन कला और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ये ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई के साथ मिलकर। ये अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ ने मिलकर के की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब? 1907 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये छोटा सा एक और टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं ताकि जो है यहाँ पर ये आरओ के एग्जाम से पहले जो है इसको एकदम कंप्लीट किया जा सके। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं जो ये सूरत अधिवेशन हुए थे उनको देख लेते हैं। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की ये बनारस अधिवेशन जो कि हुआ था 1905 में इसकी अध्यक्षता की थी। जो ये कांग्रेस का 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 में ही इन्होंने जो है ये भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर जो है यहाँ पर पार्टी में क्या था? विभाजन की नौबत आ गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या था? ये दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से जो है संभावित विभाजन उस समय टल गया। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और कांग्रेस द्वारा जो ये सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव ये सर्वप्रथम कब? 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसमें इसकी चर्चा हुई थी। और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और इसी प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी ये प्रस्ताव भी पारित किए गए। और दादा भाई नौरोजी को लोग जो है यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते थे और ये भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जानते थे दादा भाई नौरोजी को। 1892 ईस्वी में वे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से मतलब वे फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के रूप में चुने गए थे। ब्रिटिश ये संसद सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले थे दादा भाई नौरोजी। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1886 में, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे थे।
ये 3 बार इसके अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं ये भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक ये गुजराती पत्रिका थी रास्त गोफ्तार शुरू की थी, कब 1851 में। और सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, ये सीवाई चिंतामणि थे, इन्होंने दादा भाई नौरोजी के विषय में विषय में कहा कि भारतीय सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी बार वहीं गोखले ने भी एक स्टेटमेंट दिया था इनके विषय में, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वर्ष 1907 में ये सूरत में आयोजित जो कांग्रेस के 23वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं जो उदारवादी थे तो वो रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन इसमें हुआ क्या था, यहाँ पर ये जो रास बिहारी घोष थे ये अध्यक्ष बनने में सफल हो गए थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पहला 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री और 29 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और ये 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था। इस शब्दों में एक जीवनीकार की बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, गोपाल कृष्ण गोखले की। क्योंकि महात्मा यहीं से मतलब ये तो एक यहाँ पर बाकी भले ही कुछ हमें ना पता हो, ये मतलब एक बहुत इजी यहाँ पर फैक्ट है कि जिसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो ये माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। ये सब तो पूरा पढ़ ही चुके हैं वहाँ पर, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये की थी 1905 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, ये गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1906 में ये की थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब अध्यक्ष पार्टी को जो लेकर, इसमें अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत की बात आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से जो है मतलब संभावित विभाजन उस समय टल गया, लेकिन बाद में ये विभाजन जो है होकर ही रहा था। दादा भाई नौरोजी जो है लगभग एक मतलब सभी राष्ट्रवादी और एक सच्चा देशभक्त इनको मानते थे, और राजनीतिक विचारों से दादा भाई जो थे ये पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ है और इसका जो है मतलब ये एसोसिएशन के रूप में जो है ये साहचर्य के रूप में सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। ये भी फैक्ट बहुत पूछा जाता है कि पहली बार जो है स्वराज की मांग कब की गई थी, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें पहली बार ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी स्वराज्य की मांग। नेक्स्ट है यहाँ पर, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ पर देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। कांग्रेस ने ये जो है सेल्फ रूल मतलब स्वशासन ये संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब 1905 में बनारस अधिवेशन में इस पर चर्चा की गई थी, किंतु जो है ये वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द जो है स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव के साथ जो है स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी इसमें पारित किए गए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम देखा था, तो ये देखा था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है व्यक्त किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था।
नेक्स्ट है यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यह सभी मतलब ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो उन्हें जाना जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किससे दी जाती थी? तो ये दी जाती थी किसे? ये ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती थी? दादा भाई नौरोजी को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है उन्होंने जो है ये पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। दूसरा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य भी किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। बम्बई में महिला शिक्षा की नींव भी रखी थी। डी स्टेटमेंट है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। यही वाला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि वो उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। वो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन इनकरेक्ट है दादा भाई नौरोजी के विषय में। तो देखते हैं। पहला है वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल करेक्ट है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य भी निर्वाचित किया गया था और उनकी एक ये जो है गुजराती पत्रिका भी थी, राष्ट्रगोपसार का भी उन्होंने आरंभ किया था। और उन्हें 4 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष न चुन करके कितनी बार 3 बार चुना गया था। 3 बार चुना गया था। कब? 1886 में और 1893 में और 1906 में 3 बार चुना गया था, ना कि 4 बार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है नरम दल और उग्रम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? कब? सूरत अधिवेशन में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस का ये 23वां वार्षिक अधिवेशन था। इसमें ये उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस इसमें विभाजन हो गया था। उग्रपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और जो उदारवादी थे वे रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे और रास बिहारी घोष इसमें जो है अध्यक्ष बनने में सफल हो गए थे। और सम्मेलन में जो है उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव जो कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया था। बाद में क्या हो गया? दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में ये पहला विभाजन हो गया। नेक्स्ट है भारतीय कांग्रेस कहाँ पर? ये उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी। ये सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसमें विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये रहे थे आर.बी. घोष। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात ये कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प जो पारित किए गए थे, संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें स्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ये संकल्प इन चारों में संकल्पों में शामिल नहीं था? जो भी ये 4 संकल्प पारित किए गए थे उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो सम्मिलित नहीं था यहाँ पर ये बंगाल के विभाजन को रद्द करना। बाकी सम्मिलित था बहिष्कार, बायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों सम्मिलित थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
ये शुरू हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों को और ये कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 1907 में ये जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? रासबिहारी घोष ने की थी। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। करेक्ट है। दूसरा है, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों चरमपंथी तथा नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। बिल्कुल विभाजित हो गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता ये रासबिहारी घोष ने की थी और 1907 का जो ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस चरमपंथी और नरमपंथी गुटों में विभाजित हो गई थी। और 1916 कांग्रेस के ये वार्षिक अधिवेशन जो कि मतलब लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें नरमपंथी और चरमपंथी एक हो गए थे। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी तो ये अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। एक तो हो गए थे किंतु इसकी अध्यक्षता जो है थी अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी 1916 कांग्रेस के अधिवेशन की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत की फूट हुई थी तो ये कब हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? हुआ था कब? 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तो ये किया था किसने? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर मुख्य इसका जो है कारण था वो था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो गया था। क्योंकि जो ये नरमपंथी थे तो मतलब ये अपनी नरम पॉलिसियाँ अपनाकर अंग्रेजों के साथ जो है मतलब ये बातचीत कर रहे थे। तो इससे जो है चरमपंथी जो थे, जो मतलब ये उग्रवादी कह लीजिए ये थे, तो गर्म दल वाले जो थे तो उनका यहाँ इनसे जो है विश्वास उठ गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1907 में सूरत में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ जो नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव था। सूरत अधिवेशन में नरमपंथी ये चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और रासबिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफल हो गए थे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम यहाँ पर मुस्लिम लीग की गठन 1906 से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।